तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में प्रश्नावली 5.2 को। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रश्नावली 5.1 को ख़त्म किया था और आज हम प्रश्नावली 5.2 को शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 में शुरू करने से पहले थोड़ा इसके नियमों को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा नियम काम करेगा। तो इसमें सबसे पहला इसमें एक टॉपिक दिया है आर्गड तल। आर्गड तल। अब ये आर्गड तल क्या है इसको समझिए। आर्गड तल के बारे में यहाँ बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर आर्गड तल के बारे में अगर हम बात करें तो ये सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड चीज़ है। जैसे सम्मिश्र संख्या हम लिख रहे हैं 3 + 4i, हो सकता है इस तरह का सम्मिश्र संख्या। हमने कल बताया था कि a + ib के रूप में लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसमें जो a है वो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है, जो b है वो सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। उसको काल्पनिक कौन बना रहा है? i बना रहा है। तो ये हो गया। अगर हम इसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को मिला करके एक बिंदु बनाएं, बिंदु समझते हैं, बिंदु का निर्देशांक। जैसे इस सम्मिश्र संख्या को हम प्रदर्शित करें अगर कार्तीय तल पर, कार्तीय तल जानते हैं x डैश y डैश, इस सम्मिश्र संख्या को हमको प्रदर्शित कर देना है इस कार्तीय तल पर। तो कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे तो इसमें हम किसको दिखाते हैं? कार्तीय तल पर किसी भी चीज को दिखाने के लिए वहां बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए, और बिंदु का निर्देशांक हम बनाते हैं इसी से, जो सम्मिश्र संख्या रहता है इसी से हम बिंदु का निर्देशांक बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से। तो वास्तविक भाग 3 है, काल्पनिक भाग 4 है, और हमारा बिंदु का निर्देशांक बन गया क्या? 3, 4। तो 3, 4 में आप जानते हैं कि पहला वाला भुज होता है, याद है? पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि, ठीक। इसको चलते हैं x अक्ष पर, यह चलते हैं कहाँ पर? y अक्ष पर, और दोनों धनात्मक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ मूल बिंदु ना होता है, यह मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाते हैं x पर तो धनात्मक होता है, बाएं तरफ आते हैं तो ऋणात्मक। y अक्ष पर ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, नीचे आते हैं तो दोनों धनात्मक चलना है। x पर 3, y पर 4, तो हम लोग दोनों धनात्मक चल दे रहे हैं। 1 2 3, x पर 3 चल दिए और y पर 4, 1 2 3 4। तो इधर 3 के सामने, इधर 4 के सामने, बिंदु बन गया 3, 4, ठीक। अब अगर हम इस सम्मिश्र संख्या को इस कार्तीय तल पर प्रदर्शित कर दिए, यही तल कहलाता है आर्गड तल। ये क्या कहलाएगा? आर्गड तल, ठीक। अब ये जो सम्मिश्र संख्या का जो प्रदर्शन है जो बिंदु के द्वारा किया गया है, अगर सोचिए यहाँ पर अगर माइनस होता इस तरह से 3 - 4i, तो +3 तो हम लोग x पर चलते, लेकिन ये जब -4 ना चलना पड़ता तो कहाँ चलते? वहीं पर ठीक नीचे 1 2 3 4। अरे इस तरह से होता 3 - 4, तो 3 तो हम प्लस में चलेंगे, अब 4 कहाँ चलेंगे? माइनस में। तो वही दूसरा वाला y अक्ष पर न चलते हैं, तो y तो नीचे 4 होता है, नीचे माइनस होता है, तो 1 2 3 4, तो इसके सामने फिर इसके सामने आ जाता, यह होता 3 - 4। ये हो गया आर्गड तल। और ये जो बिंदु है यह किसको दिखा रहा है? सम्मिश्र संख्या को दिखा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें एक और शब्द आता है, वो है मापांक। शब्द क्या आ रहा है? मापांक। मापांक के बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। मापांक x + iy अगर है तो जो इसको हम z से दिखाते हैं, चूंकि z = x + iy, तो अगर इसका मापांक लिखना हो तो मापांक का मतलब होता है mod z = रूट में वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, माने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्ग के योगफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? मापांक। इसका नाम क्या है? मापांक। ये समझ में आया? वास्तविक भाग का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, मापांक का मतलब क्या है? वास्तविक भाग का वर्ग, काल्पनिक भाग के वर्ग और दोनों का योगफल और उसका वर्गमूल, ये हो जाएगा मापांक। लेकिन अगर आर्गड तल में आप समझें कि मापांक है क्या, आर्गड तल में समझा जाए कि मापांक क्या है, तो उस हिसाब से अगर हमारे पास मान लीजिए कि z = 3 + 4i मान लीजिए कोई संख्या है, सम्मिश्र संख्या,
और उसका हम यहाँ पर कार्तीय तल में निरूपण कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले तो बिंदु बन जाएगा 3 4। ठीक, बिंदु क्या बनेगा 3 4। तो x पर 3 y पर 4, 1 2 3 और 1 2 3 4, यही ना बिंदु बना। अब देखिए मूल बिंदु से ये जो आपका बिंदु है, मूल बिंदु से जो दूरी है ना, यही आपका मापांक है क्या है मापांक, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, माड जेड से। इसको हम लोग आर से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इसको हम आर से भी दिखाते हैं। यही आपका मापांक है। तो मापांक में कोई दिक्कत, मापांक समझ रहे हैं ना क्या है मापांक। अगर हम सम्मिश्र संख्या को कार्तीय तल पर दिखा दिए तो उस कोई ना कोई बिंदु के रूप में दिखाएंगे ना, तो वह बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मापांक कहेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, है नीचे वाला दूरी 3 है और ऊपर वाला दूरी क्या है 4। अरे इधर 3 चले हैं, इधर कितना चले हैं, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, है किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है ना, जेड हम माने हैं कर्ण को, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, वही काम हो तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इतना झंझट न ले करके सीधे हम कर रहे हैं कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, उसका वर्गमूल निकाल लिया जाए। क्या निकल जाएगा, मापांक। अब कोई पूछेगा कि मापांक क्या है, तो मापांक क्या है, जिस बिंदु पर आप दिखा रहे हैं सम्मिश्र संख्या को, उस बिंदु का मूल बिंदु से क्या है, दूरी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मापांक। क्या बोलेंगे, मापांक। मापांक में कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज आता है, ये मूल बिंदु से हम इस सम्मिश्र संख्या वाले बिंदु को मिला तो दिए, तो जब मिलाए हैं ना, तो यह एक अक्ष से कुछ कोण भी यहाँ पर बना रहा है, कुछ कोण बना रहा है। इस कोण को कोणांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोणांक। लेकिन कोण का टेंजेंट लेंगे तब कोणांक। टेंजेंट माने होता है टैन। टेंजेंट माने क्या होता है, टैन। जैसे मापांक, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मापांक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखते हैं टेंजेंट, है कोण का टेंजेंट। तो कोण हमने क्या माना है, थीटा। और थीटा का हम कौन सा चीज ले रहे हैं, टैन। तो थीटा का टैन लेते हैं, तो टैन का फार्मूला आप जानते हैं, लंब बटे आधार। तो थीटा के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है ना, आधार का काम कौन कर रहा है, तो 4/3 हो गया इसका टेंजेंट। अब मन करे तो थीटा इक्वल टू लिख दीजिए, टैन को भेज दीजिए उधर, टैन इनवर्स 4/3। भाई थीटा को उधर तब भेजते हैं ना जब इसका मान नहीं पता हो। हमको थोड़ी पता है कि टैन थीटा का कितना मान के लिए 4/3 होता है। हम लोग तो सीधे 0 30 45 60 90 का ये सब जानते हैं, 4/3 वाला कहाँ जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो इसके लिए थीटा को भेज देंगे, रख लेंगे, और टैन को भेज देंगे, टैन इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है, एक आ रहा है मापांक और एक आ रहा है कोणांक। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक फार्मूले के रूप में देख लेते हैं। अब आपके पास कोई संख्या है x + iy। अगर इसको आप कार्तीय तल पर दिखाना चाहते हैं तो पहले x पर चलेंगे, फिर कहाँ चलेंगे, y पर। ये बन गया आपका क्या, xy। इससे यही प्रदर्शित होता है कि हम x अक्ष पर x दूरी चले हैं, यहाँ पर y पर कितना चले हैं, y। यही दूरी को क्या बोलते हैं, मापांक। समझाया। तो इसका जो मापांक है माड जेड, वो होता है x² + पाइथागोरस प्रमेय से क्लियर हो जा रहा है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, उससे हो जा रहा है। अगर कोणांक निकालना चाहते हैं, कोणांक थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y/x। अरे y इसके लिए लंब न है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू y/, तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस सम्मिश्र संख्या के लिए मापांक और इस सम्मिश्र संख्या के लिए क्या हो गया, कोणांक। यही आपका एक्सरसाइज में का पहला नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में का पहला नंबर क्वेश्चन यही है, लिखा है, कहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। इसको लिखना चाहेंगे, लिख लो, मिटाते हैं इसको। सवाल में बहुत खास क्वेश्चन नहीं दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, 2 ही क्वेश्चन दिया है मात्र। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया पहला क्वेश्चन,
z इक्वल टू, ये प्रश्नावली कितना है 5.2 है, प्रश्नावली 5.2। z इक्वल टू कितना दे रहा है -1 -i√3, यही ना क्वेश्चन है। इसमें तुलना कराइए तो पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, -1 ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब प्लस लिख के -√3, ठीक, तब i x प्लस i y, समझ आया, माने इस रूप में हो गया एकदम, z इक्वल टू एक्स प्लस i y, बीच में प्लस भी आ गया। देखिए प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो नहीं जाएगा, तो अपनी सुविधा के लिए आसान किए हैं बस, ताकि तुलना कराने में आसान रहे। तो तुलना करा के बताइए x का मान कितना हुआ -1, x का मान -1, और जो i के साथ रहेगा y रहेगा, तो y का मान माइनस में √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माड z इक्वल टू, मापांक माड z इक्वल टू, ये वास्तविक भाग है ना, तो इसका स्क्वायर, ठीक, आप प्लस काल्पनिक भाग माइनस में √3 का स्क्वायर। तो बताइए -1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, फिर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचेगा, रूट में 4 और 4 का प्लस -2, तो ये हो गया मापांक। ये क्या निकल गया मापांक। अब क्या पूछा है गुणांक पूछा है, गुणांक निकालते हैं। लिखते हैं कि यदि गुणांक थीटा हो तो, यदि गुणांक थीटा हो तो फार्मूला क्या होता है जी, tan थीटा इक्वल टू y/x, y के बदले में कितना है -√3, क्या देख रहे हैं, यह x है, यह y है, यह i है, आए तो tan थीटा इक्वल टू माइनस का √3 बटा x का मान माइनस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे का 1 छोड़ दिया जाए, तो tan थीटा का मान कितना आ गया √3। अब बताइए थीटा का मान कितना होता है, tan में कितना का मान √3 होता है, tan में कितना का मान √3 होता है 60 का होता है, कितने का होता है, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, वो तो क्या उत्तर 60 डिग्री लिखिए। अच्छा पाई बटा 3 लिखिए, पाई बटे 3 होगा जी, पाई/3 या करके लिखिए पाई/3। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि tan में खाली 60 का मान √3 होता है, tan में अन्य कोई वो का मान √3 होता है, तो व्यापक रूप में उत्तर दिया है। और व्यापक रूप में हम यहाँ पर उत्तर इसलिए नहीं लिखे हैं ना, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति अभी नहीं पढ़े हैं। आज जब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे तो थीटा का व्यापक मान हम लोग लिखेंगे। जैसे समझिए कि tan में ना केवल 60 का मान ही √3 नहीं होता है, आगे और भी जाएंगे ना तो कई जगह √3 मान हमको मिलेगा, क्योंकि tan में जैसे उदाहरण के लिए देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल साइन 90 ही पर 1 मिलता है, साइन 90 पर 1 मिलता है, लेकिन 90 के आगे भी और जाते हैं ना तो कई जगह उसका मान क्या मिलता है 1 मिलता है। ये सब चीजें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए ये 60 सही है, अब बाकी जो उत्तर दिया वो भी ठीक है, तो इसको लिख लो। हम लोग जब व्यापक मान देखेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, व्यापक मान में मिटाया जाए। दूसरा देखिएगा बना दे कि छोड़ दे, छोड़ दिया जाए, उसमें भी तुलना करके x और y का मान निकाल लेंगे और सेम चीज यही चलेगा उसमें भी। बाकी इसमें दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा के लिए फिर से हम कुछ नियमों को देखेंगे। किसमें y का मान नहीं दिया है, केवल i दिया है, y का मान 1 है, i के साथ जो रहता है वही ना y होता है, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो वही i हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। x का मान माइनस में √3, अब i का मान 1 बना लेंगे। अब कह रहा है कि प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। अब ये ध्रुवीय रूप क्या है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ध्रुवीय रूप क्या है। ध्रुवीय रूप समझिए, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप
लेकिन ध्रुवीय रूप में किसको लिखना है? ध्रुवीय रूप में सम्मिश्र संख्या को लिखना है। कैसे लिखना है इसको समझिए कि ध्रुवीय रूप है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं कार्तीय तल पर, जिसको हम आर्गट तल कहते हैं। तो अगर हम इसको कार्तीय तल पर प्रदर्शित करें एक्स डैश वाई वाई डैश, तो इसका बिंदु क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। माने अब दोनों धनात्मक न है, तो कुछ एक्स पर चलेंगे, कुछ कहाँ चलेंगे? वाई पर। मतलब है नीचे एक्स इधर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई। ये क्या बन गया? एक्स वाई। इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे तो मापांक बनेगा ना। हम शुरू में ही कहे थे कि उसी को आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? चाहे आप माड जेड कहिए या आर कहिए, बात एक ही है। इसको किसे दिखाते हैं? आर से। और यहाँ का जो कोण होता है ना, उसको हम क्या लिखते हैं? थीटा। तो अब ध्यान से समझिए, इस सम्मिश्र संख्या को आर और थीटा के रूप में जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हम किस रूप में लिखे हैं? ध्रुवीय रूप में लिखे हैं। किस रूप में लिखना है? इस सम्मिश्र संख्या को हमको किस रूप में लिखना है? आर और थीटा के रूप में। ध्यान से समझो, सम्मिश्र संख्या को किस में लिखना है? आर के रूप में और थीटा के रूप में। तो जब सम्मिश्र संख्या को आर और थीटा के रूप में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसको हम किस रूप में लिखे हैं? ध्रुवीय रूप में। कैसे लिखते हैं इसको समझिए। देखिए, किसी भी संख्या का, जैसे एक इसमें से हम किताब का ही जो 3 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, इसी में से एक हम बता दे रहे हैं। जैसे समझिए, ये आपका एक सम्मिश्र संख्या हो गया, इसको हम किस रूप में लिखना है? आर और थीटा के रूप में। तो देखिए, z इक्वल टू ध्रुवीय रूप में आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इसमें वास्तविक भाग कौन है? आर कॉस थीटा। और काल्पनिक भाग कौन है? नहीं, आई तो सब में रहता है। ये वास्तविक हो गया, ये क्या हो गया? काल्पनिक। उसी तरह यह वास्तविक, यह क्या हो गया? तो इस संख्या को इस रूप में जब लिख देंगे तो हम लोग कहेंगे कि किस रूप में लिख दिए हैं? ध्रुवीय रूप में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि हम आर का मान कैसे निकालें और थीटा का मान कैसे निकालें। तो आर और थीटा का मान निकाल करके इसमें क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो आपके पास 2 तरीका है, एक जो भी सिखाए हैं, आर का मान निकालना और थीटा का मान निकालना। एक तो उस तरीके से निकाल के इसमें मान रख सकते हैं, और एक जो इस किताब में दिया हुआ है वो भी अच्छा तरीका है कि हम आर का मान कैसे निकालेंगे और थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो एक हम लिखने का प्रयास करते हैं किस रूप से? सम्मिश्र संख्या को किस रूप में? ध्रुवीय रूप में। यहाँ ध्यान दो फिर से, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को आर और थीटा के रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? किस रूप में लिखे हैं? ध्रुवीय रूप में। तो एक इसी का किताब का ही एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन देखे? पहला देखा जाए 1 माइनस आई, इसको मिटाए हैं। ये ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये आपका ध्रुवीय रूप है। अब सीधे हम कैसे चेंज करते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, कौन सा सवाल है? सवाल हम लोग का है 3रा नंबर, 1 माइनस आई। इसको किस रूप में लिखना है? ध्रुवीय रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहां पर हल में कि माना 1 माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। समीकरण नंबर 1। यही इसका कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप है। ये सब में माना जाएगा, सब में माना जाएगा। भले यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमेशा क्या लेंगे? प्लस लेंगे हमेशा। उसके बाद इसी जैसा एक और प्रश्न है इसमें, चौथा -1 प्लस आई है। इसी का क्या है? उल्टा दिख रहा है थोड़ा सा। -1 प्लस आई
तो 1 माइनस आई को हम क्या माने हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब अगर तुलना करा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा जी, आर कॉस थीटा, अरे भाई वास्तविक भाग के बराबर, आर कॉस थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, और आर साइन थीटा किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर, आर साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर, -1 के बराबर। ये समीकरण कितना हो गया, 2 मान लेते इसको, समीकरण 3। ये ना करना है। अब आपके पास 2 तरीका है। 2 तरीका कौन सा है, एक तरीके से हम थीटा का मान निकालेंगे और एक तरीके से किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। हमने पहले ही बताया है कि हम जो पहला वाला तरीका नहीं, हम लोग आर माड का मान निकाले थे, जेड का, और थीटा का मान निकाल रहे थे, उससे भी ले के मान उठा के इसमें रख सकते हैं। और जो किताब में दिया वो इस तरीके से दिया है। तो क्या कर रहा है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को क्या कर ले रहा है, ऐसे मान ले रहा है, अब मान करके तुलना करा रहा है कि ये आपका वास्तविक भाग के बराबर और काल्पनिक भाग के बराबर। तो आर कॉस थीटा हम लोग किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, और आर साइन थीटा किसके बराबर हो गया, -1, क्योंकि यहाँ पर -1 ऑलरेडी है। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका से हम आर का मान निकालेंगे, एक तरीका से थीटा का मान। तो आर का मान निकालने के लिए क्या है कि दोनों को वर्ग करके जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को वर्ग करके जोड़ देना है। जोड़िए, समीकरण 2 तथा 3 के वर्गों को जोड़ने पर, ये बताइए इसका वर्ग करेंगे तो दोनों पक्ष का ना वर्ग होगा, तो वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इधर 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा, लिखा जाएगा, इधर हो जाएगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ता है और राइट का राइट में, तो बराबर है, दोनों वर्ग एक तरफ जुड़ गया, इन दोनों का वर्ग एक तरफ जुड़ गया, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस फिर से -1 का स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये तो 1 होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो सीधे क्या मिल गया, आर स्क्वायर इंटू 1 को छोड़ दिया जाए, उधर क्या मिला 2, तो आर इक्वल टू, आर का मान तो निकल नहीं गया। अच्छा, पहले से अगर आर का मान निकालते हैं पुराना वाला तरीका से माड करके, देखिए मान लीजिए माड जेड ही हमारा क्या है, आर है, तार कैसे निकालते, रूट में वास्तविक भाग का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और काल्पनिक भाग का स्क्वायर, काल्पनिक भाग -1 है तो -1 का स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर कितना आता है 1 का -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1, आ गया आपका √2। तो बात तो वही है, वही आसान दिख रहा है, लेकिन किताबिया में इस तरह से नहीं दिया है, वो कह रहा है इस तरह से निकालिए, समझ आ रहा है, तुम्हारी मर्जी जैसे निकाल लो। तो हम लोग का आर का मान यहाँ पर मिल गया, अब कह रहा है थीटा का मान निकालिए, तो थीटा के लिए तो हम लोग जानते ही थे tan थीटा नहीं निकाल सकते थे वहां से, लेकिन उसे कह रहे वैसे नहीं निकालना है, जैसे किताब कर वैसे निकालिए। तो किताब में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 में 2 से भाग कर दीजिए, 3 में 2 से, तो 3 में 2 से हमेशा साइन को ऊपर रखेंगे, आकाश को कहाँ रखेंगे, नीचे। ध्यान से देखिए, समीकरण 3/2 से 3 को ऊपर और 2 को लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 अब बटे 1, आर से आर कैंसिल, साइन बटा कॉस tan थीटा, अब भाग कर देंगे तो -1 बचेगा। क्या ये पहले नहीं आ जाता, गुणांक निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू, तो y बटा x नहीं होता है, नहीं समझ रहे हैं, गुणांक निकालते हम लोग tan थीटा, तो फार्मूला पढ़े हैं ना y बटा x, y के बदले में तो खुद यहाँ पर -1 दिखाई दे रहा है, -1, x के बदले में कितना है 1, तो ये रिजल्ट -1 नहीं आता हम लोगों का, तो बात तो वही चल रहा है, लेकिन तरीका इसका उपयोग करना है, यही तरीका हम लोग को लगाना है। अब tan थीटा का मान कितना आ गया -1। अब देखिए tan में कितना का मान -1 होता है, जल्दी बताइए, tan 45 मान 1 होता है, -45 का होता है, tan -45 कितना होता है -1 होता है, समझिए देखिए, tan थीटा है जो है ना, ये tan -45 का मान कितना होता है -1 होता है,
tan माइनस 45 ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ यह ध्यान दीजिए कि tan का मान -1 कितना पर होता है, tan 45 पर 1 होता है ना, अब -45 पर -1 हो जाता है, तो दोनों तरफ से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना -45, आने तो इसको लिख दीजिए -π/4, समझाया, -π/4। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया हम लोगों को, हम लोगों को मिल गया r का मान और हम लोगों को मिल गया थीटा का मान। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब r और थीटा का मान उठा के कहाँ पर रख देंगे, क्या यहाँ से हमको r का मान थीटा का मान नहीं मिल रहा है, 2 लाइन में मिल गया, तो तुम लोग की जो मर्जी वैसे बनाओ, लेकिन किताब का रूल यही है कि भाई आप इस तरीके से बनाइए। कहीं कहीं हो सकता है कि फेल मार दे तरीका, लेकिन मैक्सिमम फेल नहीं मारता है, कभी कभी किसी विषम परिस्थिति में हो सकता है, वो अलग बात है। तो अब क्या करना है, अब ले आके मान रखना है, ध्यान से देखिए, अब मान रखना है, ऊपर लिख दें, यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से r का मान निकल गया, थीटा का मान निकल गया, ले आकर रख दीजिए, रखिए 1 - i = r के बदले में क्या लिखें, √2, अच्छा cos -π/4, समझ रहे हैं, cos -π/4 आप प्लस i, r के बदले में फिर से √2 नहीं जी, साइन -π/, अब एक त्रिकोणमिति का एक और सूत्र होता है, क्लास 10 में पढ़े हो गए, फिर से हम लोग पढ़ेंगे भी। पहले तो √2 कॉमन कर दे रहे हैं, √2 कॉमन, अच्छा cos -θ, ध्यान देना, cos -θ = cos θ होता है, cos -θ क्या होता है, cos θ, तो ये माइनस खत्म, क्या मिला, cos π/4, अरे थीटा बोलते हैं π/4 है, आप प्लस आई है ना, आई √2 बाहर ले लिए हैं, अच्छा साइन -θ, साइन -θ = माइनस साइन थीटा होता है, और tan -θ होता है माइनस tan थीटा। तो ये माइनस केवल कास का खत्म होता है, साइन tan का सेम रहता है, तो इसका माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर, तो जैसे इसका माइनस बाहर निकलेगा ना, तो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और √2 को बाहर ले ही लिए हैं, तो आई साइन π/4 ये उत्तर दिया होगा। कहाँ पर, ऊपर जैसा है, माइनस को नहीं रखा है, ये प्लस को रखा है, किसमें, मान लीजिए ऊपर दिया ना cos -π/4 i sin -π, माइनस में लिखा है, केवल √2 को कॉमन किया है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, वही चीज तो हम भी लिखे हैं, मैंने जो किताब में लिखा है ना, वो क्या कर रहा है, खाली यहाँ से घेर दिया है ना, √2 को बाहर निकाल के माइनस को कुछ किया नहीं है, वैसे ही छोड़ दिया है, तो क्या दिक्कत है, वही काम तो हम भी किए हैं, दोनों उत्तर हो जाएगा। तुम्हारे हिसाब से रूट को बाहर कर देंगे तो उत्तर तो आ ही गया किताब का, वही बात है, लिखिए इसको। तो हम लोग 6 नंबर देखें, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, -3। 6 नंबर क्वेश्चन है केवल -3, इसमें तो आई दिख ही नहीं रहा है, केवल वास्तविक भाग ही दिख रहा है, तो इसमें 0i करके जोड़ लेंगे, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, -3 + 0i हो गया, a + ib के रूप में। अब इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना, -3 + 0i = r cos θ + ir sin θ, समीकरण 1 मानेगा ना। फिर क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, r cos θ = -3, ठीक, और r sin θ = 0, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, तो स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 2 तथा 3 के वर्गों को जोड़ने पर, जोड़ने, दोनों के वर्ग को एक तरफ जोड़ देंगे, तो r cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का वर्ग एक तरफ जुड़ गया। अरे जब वर्ग करेंगे तो दोनों का ना वर्ग होगा, फिर इसका दोनों का वर्ग होगा, तो एक तरफ वाला एक तरफ जोड़ देंगे और दूसरे तरफ वाला दूसरे तरफ जोड़ेंगे, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
और 0 का वर्ग, तो क्या जरूरत है जोड़ने का। आर स्क्वायर कॉमन क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीधे 9। ये 1 हो गया, मतलब आर स्क्वायर का मान कितना मिल गया, 9 मिला। आर का मान कितना मिला, +-3, जैसा उत्तर में होगा वैसे देख लिया जाएगा, +-3। अब क्या करें, भाग करते हैं, थीटा का मान निकालें तो 3 में किससे भाग कर देंगे, 2 से। तो समीकरण 3/2 से 3 में किससे भाग करना है, 3 वाला कहाँ रहेगा, ऊपर, हमेशा साइन वाला ऊपर रहेगा, तभी ना साइन बटे cos tan बनेगा। तो आर साइन थीटा बटे आर cos थीटा इक्वल टू क्या लिखें, 0/-3, 0 तो आर से आर कैंसिल, साइन बटा cos tan थीटा। यहाँ क्या हुआ, समीकरण 3/2 से, तो समीकरण 3 में हम क्या किए हैं, 2 से भाग किए हैं, तो आर साइन थीटा ऊपर और आर cos थीटा नीचे। 0/-3, आर से आर कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा, 0 में भाग करेंगे -3 से तो क्या हो जाएगा 0। और tan में 0 किसका मान होता है, 0 का होता है। देखिए 0 का भी होता है, 180 का भी होता है। तो उत्तर में क्या दिया है ना कि 0 वाला नहीं दिया है, 180 वाला दिया है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 भी होता है और पाई भी होता है, पाई माने 180। तो 0 वाला नहीं दिया है, कौन दिया है, पाई वाला दिया है। तो अब रख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से -3 आगे वाला -3, ठीक। आई प्लस माइनस दोनों ना 3 होता है, तो प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे 3 ले लेते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होगा ना, तो 3 ले लेते हैं। तो आर के बदले में क्या हो गया 3 कॉस, और थीटा के बदले में पाई प्लस आई 3 साइन पाई। ये ना किया है, और 3 कॉमन कर सकता है, तो 3 कॉमन करेगा तो क्या हो जाएगा 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। हो गया उत्तर। कहाँ गलत हुआ था, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था, 0/-3 0 होगा, नीचे 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब लिखिए इसको।